आज आप लोग के साथ मैं अ, नेपाल की इकोनॉमी की जनरल स्टडीज करूंगा सामान्यतः। लेकिन उसके पहले दो तीन बातों की चर्चा भी करूंगा। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि आप नेपाल पर वीडियो क्यों बनाते हो। नंबर वन। दूसरा कमेंट ये करते हैं कि आपका दिमाग खराब हो गया, उलूल जुलूल बातें बोलते हो। एक ने तो काफी गाली दी। खैर, हर आदमी की अपनी अपनी परसेप्शन है। बोले, एवरी पर्सन इज फ्री टू स्पीक, टू अंडरस्टैंड द मैसेज। अब मेरा जो उद्देश्य है, नेपाल की गहराइयों को जानना। उसके बहुत सारे अनछुए पहलू हैं जिसको सरल भाषा में समझना। नंबर वन, ये जो वीडियो है या जो क्लासेज हैं, ये क्लास में भी है और वीडियो में भी है, सिलेक्टेड फ्यू है। इसका उद्देश्य जो जियोपॉलिटिक्स है उसे समझना और समझाना है। हर आदमी अपने इमोशन से समझता है। किसी को अच्छा लगता है, किसी को अच्छा नहीं लगता। सारी उंगलियां बराबर नहीं होती। बहुत सारे नेपाल में अच्छे अच्छे जो कमेंट आए हैं, बड़े इंटेलेक्चुअल पर्सन दिखे हैं मुझे, क्योंकि जियो पॉलिटिक्स को समझने वाले। भारत से भी कमेंट आए हैं जो अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं। सबकी अपनी परसेप्शन होगी। लेकिन इंटेंशन ये नहीं है। इंटेंशन ये है कि जिसे आप नहीं समझ पा रहे हो उसकी गहराइयों को समझना। अचानक होता है ना कि कोई बात है, ये बात नहीं आ गई, तो नहीं के पीछे भी कुछ ना कुछ मनसा रहती है, तो उस रूप में समझाना है। इसलिए किसी देश को नीचा दिखाना या हमारा हिंदुस्तान है तो बड़ा दिखाना। किसी ने बोला भाई कि आप मोदी की शिकायत नहीं करते। अरे भाई, आप, मैंने वीडियो बनाई है, भारत का चमचा मीडिया और भी हैं, क्लियरली बोला हुआ है, जो गलत है जो गलत है, सही सही है। लेकिन अब यहां पर भी बात होगी। बहुत सारी सरकारें निरंकुश हुआ करती हैं, तानाशाह भी होती हैं, वो आपकी आवाज को दबाती भी है। राइट। तो बहुत सारी चीजों को बिल्कुल खुलकर बोलना। बहुत सारे लोग बोले कि तो प्रूफ दो, एविडेंस दो। भाई, हर कुछ एविडेंस से नहीं चलता। एविडेंस से कोर्ट चलती है, जहां इनोसेंट को सजा मिल जाता है, क्योंकि एविडेंस वो प्रस्तुत नहीं कर पाता। अरे भाई, कोर्ट में वकील चाहिए, महंगे वकील चाहिए, तारीख टू तारीख, गरीब मुकदमा नहीं लड़ेगा, अंत में हार जाएगा तो बोलेगा कि ये दोषी है। ऐसा नहीं। मेरा कहने का मतलब है कि जो भी है, इसका उद्देश्य क्लास को समझाना और आम जनता में भी समझ विकसित करना ये लक्ष्य है, ताकि आसानी से उस बात को समझे। सिर्फ जो सरकारें बोलती हैं, चाहे भारत की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, उसकी पहलू को नहीं देखना है। और अब इमोशनल होके अपने देश के प्रति मैं इमोशन हो जाऊं या कोई और इमोशन हो जाए, तथ्य को समझना है। आपको थोड़ा न्यूट्रल रखना पड़ेगा। खैर, ये अलग बात है। तो आज हम लोग एक और परिदृश्य पर चर्चा करना चाहते हैं, वह है नेपाल की इकोनॉमी। ये जनरल इकोनॉमी, बहुत डिटेल की बात नहीं होगी। अब देखिए क्या है, जैसे ही हम नेपाल की बात करते हैं तो आपके मन में क्या तस्वीर आता है, बताओ। नेपाल के बारे में जब बात करते हैं तो हमारे मन में तस्वीर सबसे पहले आता है हिमालय, पर्यटन, टूरिज्म, पशुपतिनाथ मंदिर, जनकपुर, लुम्बिनी और खूबसूरत जगह। और नेपाल से जो आए हुए, जो भारत में हैं, जो नौकरी करते हैं,
वो आपके सीन आता होगा कि ऐसा नेपाल है। बस अब इस गहराइयों को समझने के लिए बहुत सारे एस्पेक्ट को समझना पड़ता है। तो इस एस्पेक्ट समझने में उस देश की, उस समाज की अच्छाइयां भी निकलती हैं, बुराइयां भी निकलती हैं। तो इसे समझने का प्रयास करेंगे कि नेपाल की सरकार की अर्थव्यवस्था आखिर चलती कैसी है। सरकार पैसा कहां से कमाती है, कहां खर्च करती है, घाटा कैसे पूरा करती है, और आखिर क्यों नेपाल को बार बार विदेशी कर्ज और रेमिटेंस का सहारा लेना पड़ता है। आज हम नेपाल की अर्थव्यवस्था को इतने सरल तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे कि कोई भी आम व्यक्ति इसे आसानी से समझ ले। अब ये बात बोला, हो सकता है किसी को बुरा भी लग जाए, लेकिन बुरा मत मानो भाई, और समझने की कोशिश। क्या कहना चाहता हूं, ये यूट्यूब में व्यू पाने का मनसा नहीं है। अभी इस उम्र में क्या व्यूज पाने मुझे, 28 वर्ष पढ़ाते हुए। ओके, आप सिंपली समझिए कि नेपाल एक परिवार है, राइट। मान लीजिए किसी परिवार की सालाना कमाई 100 रुपए है, लेकिन उसका खर्च 120 रुपए है। यानी 100 रुपए रेवेन्यू है और 120 रुपए एक्सपेंडिचर है। तो परिवार के सामने 20 रुपए की कमी आ गई। इस कमी को अर्थशास्त्र की भाषा में बोलते हैं राजकोषीय घाटा, इंग्लिश में बोलते हैं फिजिकल डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट यानी आमदनी 98 और खर्चा रुपए। खैर, नेपाल सरकार की स्थिति भी कुछ ऐसी भी है। भारत की भी फिजिकल घाटा है। अब इस फिजिकल घाटे को सरकारें कैसे पूरा करती होंगी, अभी फोकस सिर्फ नेपाल का है, थोड़ी बातें इंडिया से भी कंपेयर होगा। सरकार टैक्स, शुल्क और अन्य स्रोतों से जितना पैसा कमाती है, उससे अधिक पैसा उस देश को चलाने में खर्च करना पड़ता है। अब सवाल यह है कि नेपाल की कमाई आती कहां से है भाई, रुपया कहां से आता है। नेपाल सरकार की सबसे बड़ी आय टैक्स से आती है। जब लोग बाजार में सामान खरीदते हैं तो वैट यानी वैल्यू एडेड टैक्स देते हैं। व्यापारियों कंपनियों से आयकर लिया जाता है। विदेश से आने वाले सामान पर कस्टम ड्यूटी लगाई जाती है। इसके अलावा पर्यटन, सरकारी सेवाओं की फीस और कुछ सरकारी उपक्रमों से भी आय होती है। लेकिन नेपाल की अपनी कमाई अभी इतनी नहीं है कि वह देश का पूरा खर्चा उठा सके, यानी कमाई अभी उतनी नहीं है। तो आप देखते हैं कि आखिर सरकार खर्च करती कहां है भाई। हमने अभी तो देख लिया कि सरकार के जो आय हैं, सरकार के जो आय हैं टैक्सों से हैं। कुल मिलाकर सरकार को बहुत सारे काम कर रहे हैं। एक बड़ा हिस्सा आय का सरकारी कर्मचारियों के वेतन, पेंशन, प्रशासनिक खर्च में चला जाता है। इसके बाद सड़क, पुल, बिजली परियोजनाएं, स्कूल, अस्पताल, विकास योजनाओं और सबसे बढ़कर आपदा प्रबंधन पे चला जाता है। आपदाएं ऑलवेज आते रहती है भाई। आपदा में आप डिसाइड नहीं कर सकते कितना रुपया खर्च होगा, और इसके लिए अनुमान भी नहीं लगा सकते कि अगले साल आपदा आएगी, इसलिए हम इतने रुपए आपदा के लिए बचा के रखें। और आपदाएं ऐसी भयंकर आती है कि पूरी सभ्यता तहस नहस हो जाती है।
सरकार का काम होता है फिर से उसे व्यवस्थित करना। तो ये काम नेपाल सरकार की भी होगी, भारत सरकार की भी होगी, दुनिया की सब सरकारें करेगी, क्योंकि सारी सरकारें लोकतांत्रिक सरकारें हैं। अब आते हैं कि जब इतना रुपया खर्च हो गया, इसके अलावा सेना है, पुलिस है, सुरक्षा व्यवस्था पर भी बड़ा बजट खर्च होता है। साथ ही पुराने कर्जों का ब्याज, जब व्यक्ति कर्ज लेता है या सरकार भी कर्ज लेती है तो ब्याज भी देती है, ब्याज पर भी तो खर्च होगा, और मूलधन चुकाने में भी भारी रकम देनी पड़ती है। मूलधन का मतलब है जो रुपया आपने लिया था वो भी देना होगा और ब्याज भी देने होंगे। दूसरी बातें हैं कि कोई देश किसी दूसरे देश को कर्ज क्यों देगा? आप किसी दूसरे व्यक्ति को कर्ज दोगे, क्यों दोगे आप? या तो आपके रिश्तेदार होंगे, दूसरा है ब्याज, कर्ज देना भी एक व्यवसाय है ताकि उससे ब्याज मिलेगा, मूलधन भी आपके सेफ है, ब्याज भी मिलेंगे। और एक वित्त का सिद्धांत है कि जब आदमी किसी से कर्ज लेता है, जबकि वो ब्याज भी दे रहा है, मूलधन भी वापस करने हैं, तो उसे ऑब्लाइज हो जाता है, यानी उसके हर गलती में, उसके हर बात में यस यस कहना पड़ता है। चाहे भारत की सरकार हो, नेपाल की सरकार हो, पाकिस्तान की सरकार हो। भारत सरकार को भी अगर लेना है कर्ज, तो उन्हें जो कर्ज दे रहा है उसकी शर्तों को माननी होती है, कुछ तो प्रत्यक्ष रूप में और कुछ अप्रत्यक्ष रूप में। अप्रत्यक्ष का मतलब वो लिखित नहीं होता। भाई आपने जब किसी कर्ज ली और तो वो थोड़े कहता कि हमारी बात मानो, लेकिन आप उसके अनुसार से चलते हैं, चलना पड़ जाता है। खैर, जब कमाई कम और खर्चा ज्यादा है तो सरकार क्या करती है? बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई परिवार बैंक से लोन लेता है। नेपाल सरकार भी खर्च करती है, वो भी कर्ज लेती है। पहले देश के अंदर के बैंकों से, निवेशकों से पैसा उधार लिया जाता है, इसे घरेलू उधारी कहा जाता है, यानी देश के अंदर से। इसे इंटरनल डेट कहते हैं। इसके बाद दुनिया में बहुत सारी एजेंसियां आई हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। विश्व बैंक है, एशियाई विकास बैंक है, और बहुत सारे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है जो कम ब्याज पर विदेशी ऋण उपलब्ध कराता है, और कई बार कुछ देशों और संस्थाओं से अनुदान भी मिलता है। अनुदान का मतलब है जिसे वापस नहीं करना पड़ता, यानी एक तो आप उधार लिया, दूसरा अनुदान मिला जिसे ग्रांट बोलते हैं। लेकिन नेपाल की अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी कहानी कर्ज नहीं है, बल्कि रेमिटेंस है। रेमिटेंस का मतलब है कि विदेशों में काम कर रहे नेपाली नागरिकों द्वारा अपने परिवारों को भेजा गया पैसा। लाखों नेपाली युवा खाड़ी देशों, मलेशिया, जापान, दक्षिण कोरिया, अमेरिका, ब्रिटेन, सिंगापुर, इवन भारत में भी काम के लिए आते हैं और हर महीने अपने घर पैसे भेजते हैं। यही पैसा नेपाल की अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी ताकत है। जब यह पैसा नेपाल आता है तो लोग घर बनाते हैं, सामान खरीदते हैं, बच्चों की पढ़ाई कराते हैं, बैंकों में रुपए जमा करते हैं, इससे बाजार चलता है, सरकार को टैक्स मिलता है और विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत होता है, जो सबसे जरूरी है। जिस देश के पास जितने फॉरेन करेंसी है वो देश की समृद्धि उतनी ज्यादा होगी। इसीलिए बहुत सारे जो अर्थशास्त्री हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, नेपाल की अर्थव्यवस्था को रेमिटेंस आधारित इकोनॉमी कहा है। यदि कल विदेशों में काम कर रहे नेपाली श्रमिकों की संख्या कम हो जाए या उनके भेजे पैसों में गिरावट आ जाए तो नेपाल की अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव आ सकता है। अब यदि भारत और नेपाल की तुलना करें तो अंतर और स्पष्ट हो जाता है। भारत की अर्थव्यवस्था उद्योग, सेवा क्षेत्र, कृषि, निर्यात और विशाल घरेलू बाजार पर आधारित है।
भारत दुनिया को दवाइयां, सॉफ्टवेयर, मोबाइल फोन, इंजीनियरिंग उत्पाद और अनेक सेवाएं बेचता है। भारत विदेशी निवेश आकर्षित करता है और उसके पास आय के कई स्रोत हैं। दूसरी तरफ नेपाल की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से रेमिटेंस, पर्यटन, सीमित कृषि और छोटे उद्योगों पर आधारित है। इसलिए भारत की आर्थिक नींव अपेक्षाकृत नेपाल से अधिक मजबूत और विविध है। इसे और आसान भाषा समझ सकते हैं। भारत उस व्यवसायी परिवार की तरह है जिसकी कमाई कई दुकानों, कारखानों और कंपनियों से होता है। वही नेपाल उस परिवार की तरह है जिसके कई सदस्य विदेश में काम करते हैं और घर पैसा भेजते हैं। जब तक विदेश से पैसा आता रहता है तब तक घर आराम से चलता है, लेकिन यदि वह पैसा रुक जाए तो आर्थिक दबाव बढ़ जाता है। यही कारण है कि नेपाल की सरकारें लगातार विदेशी निवेश, पर्यटन को मजबूत करने, जल विद्युत परियोजनाओं को विकसित करने और रोजगार के नए अवसर पैदा करने की बात करती हैं। यानी जो अभी जो सरकारें आई हैं या कुछ दिन पहले भी जो सरकारें थी, उसका मुख्य उद्देश्य रेमिटेंस से दूर होना है, यानी विदेशी पैसों पर निर्भर ना हो, एक नया विकल्प की तलाश में है ताकि फॉरेन निवेश हो। यही कारण है कि नेपाल के जो विदेश मंत्री हैं फॉरेन की दौरे पर जा रहे हैं और चीन हो, पाकिस्तान हो, अमेरिका हो, सब जगह जाएंगे। कुछ जगह गए ताकि निवेश बढ़ाएं, पर्यटन को मजबूत करें, टूरिज्म आए। अभी नेपाल की सरकार ने ये फैसला भी किया है कि नेपाल की टूरिज्म को प्रमोट करा जाए, जल विद्युत परियोजना विकसित करना है, रोजगार के नए अवसर विकसित करने हैं, उद्योग धंधे के विकास करना है ताकि रेमिटेंस पर निर्भरता कम हो। लक्ष्य है कि नेपाल केवल विदेशों से आने वाले पैसों पर निर्भर अब नहीं रहना चाहता, बल्कि अपने देश के भीतर भी उद्योग और रोजगार पैदा करना चाहता है। और देश में उद्योग और रोजगार पैदा करने के लिए उन्हें धन चाहिए, यानी निवेश चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए। रेमिटेंस के आधार पे या कुछ टैक्सों के आधार पे करना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि सरकार की बहुत सारी जरूरतें होती हैं। फिर भी नेपाल किसी आर्थिक संकट में नहीं है। उसके विदेशी मुद्रा भंडार अपेक्षाकृत मजबूत है और उसे रियायती विदेशी ऋण भी मिलता है। लेकिन लंबे समय की सबसे बड़ी चुनौती यही है कि क्या नेपाल अपनी अर्थव्यवस्था को रेमिटेंस आधारित मॉडल से निकालकर उत्पादन, उद्योग और निर्यात आधारित मॉडल में बदल पाएगा? क्योंकि किसी भी देश की वास्तविक ताकत तब बनती है जब उनके युवा विदेशों में नौकरी खोजने के बजाय अपने ही देश में अवसर पैदा कर सके। भारत की भी समस्या है। भारत के जो युवा वर्ग हैं, भारत के जो बहुत बुद्धिजीवी, जो अच्छे पढ़े लिखे स्टूडेंट हैं, विदेश की तरफ जा रहे हैं। ब्रेन ड्रेन हो रहा है। ब्रेन ड्रेन इसलिए हो रहा है कि यहाँ की सरकार भी अपने युवाओं को उसके स्किल्स को देने में, रोजगार के रूप में तब्दील करने में सक्षम नहीं है। और यही सवाल आने वाले वर्षों में नेपाल की राजनीति, अर्थव्यवस्था और भविष्य को तय करेगा। क्या नेपाल विदेश से भेजे गए पैसों पर निर्भर रहेगा या फिर वह एक आत्मनिर्भर और मजबूत आर्थिक शक्ति बन पाएगा? यही नेपाल की सबसे बड़ी आर्थिक कहानी है और शायद उसका सबसे बड़ा भविष्य भी है। अब ये बातें मैंने समझाने का प्रयास किया कि राजकोषीय घाटा क्या होता है, राइट, और नेपाल की जो रेमिटेंस पर जो डिपेंडेंसी है उसे दूर करने के लिए सरकार को क्या करना है। और आप अगर नेपाल के लोग हैं या भारत के भी लोग हैं या ब्रिटेन के लोग हैं, सबकी नजरें होती हैं। वो देखना चाहता है कि हम उसे कैसे करें। या आप समझ सकते हो कि नेपाल सरकार को अब इस पे क्या करना चाहिए, सरकारें क्या कर रही है। मेरे नजर में जो मैंने अभी तक वॉच आउट किया, क्योंकि कोई किताब पढ़कर बातें नहीं होती या किसी सरकार की जो डेटा है उसके आधार पर बात नहीं होती, समझ विकसित करना होता है कि चाल क्या चली जा रही है। तो नेपाल सरकार जो चाल जो चल रही है, यानी चाल का मतलब गलत नहीं होता, यानी नेपाल फर्स्ट की पॉलिसी के अंतर्गत इकोनॉमिकली बूस्ट करना है। जब तक
व्यक्ति आर्थिक रूप से सशक्त नहीं होता ना, तब तक बौद्धिक रूप से भी सशक्त नहीं होता। अगर आप इकोनॉमिकली इंपावर्ड नहीं हो तो पॉलिटिकली सोशल इंपावर्ड नहीं बनेंगे, उस निर्धनता के कुचक्र में घूमते रह जाएंगे। इसलिए कहा जाता है एक गरीब गरीब ही क्यों रह जाता है। धन्यवाद, शुक्रिया।